सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डालिएगा, दैट इज दिस वन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब देखो प्लांट ट्रांसपोर्ट में हमें किन चीजों का प्लांट का ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इस वाले चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, और दूसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मेनली तो यही है ना। इसी के साथ में इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ते क्या है साथ में, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस क्या चीज है, प्लाज्मोलिसिस क्या चीज है ना। इसके साथ में हम लोग ये पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या चीज होती है, डिफ्यूजन कितने टाइप का डिफ्यूजन होता है ना। तो डिफ्यूजन क्या चीज होती है, कितने टाइप का डिफ्यूजन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना, कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन मेनली जो हमारा ये चैप्टर डेडिकेटेड ऑन टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज दैट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जाइलम से होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है दैट इज फ्लोएम से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कितनी तरह से हो सकते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। तो सबसे पहले है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितनी तरह से। तो वेट मैं आपको बताता हूँ कितनी तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। देखो क्या है कि सबसे पहले होता है दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो एक्टिव और दूसरा क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंस होता है ना, एनर्जी खर्च होती है। तो देखो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं है ना, या मीडियम होते हैं, तो सबसे पहला हमारा होता है दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहां पर आपको एनर्जी नहीं खर्च करनी, नो नीड ऑफ एटीपी, ठीक है, नो नीड ऑफ एटीपी। लेकिन देखो ये दो तरह से होता है। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट का तरीका होता है वो पहला तरीका है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मतलब कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है बट एनर्जी नहीं चाहिए, पहला डिफ्यूजन। और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डिफ्यूजन क्या चीज होती है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या चीज है, लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक सेल है ना, ये हमारी एक सेल हो गई ना, ठीक है। और सेल के अंदर यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल हो गई और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल वॉल। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब बाहर से ये हमारी न्यूक्लियस हो गई, न्यूक्लियस। अब देखो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अभी क्या होता है एक्सटर्नल मीडियम से बाहर वाले मीडियम से अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मीडियम से इंटरनल, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है वो वाटर है कोई भी। अभी क्या होता है डिफ्यूजन जब होता है तो एग्जांपल के तौर पर यहां पर लो कंसंट्रेशन है ना, तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और अंदर की तरफ क्या है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि मैं अभी न्यूक्लियस को हटा देता हूं, न्यूक्लियस की हमें जरूरत भी नहीं है, मैं न्यूक्लियस हटा देता हूं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है कि बाहर की तरफ मैं मान लेता हूं कि 1000 ml वाटर था, है ना, ml वाटर था और इसी में क्या है कि हमारा 200 ग्राम शुगर है ना। अंदर की तरफ क्या है कि वाटर जो है 500 ml ही है ना, और यहाँ पर जो सोल्यूट है ये और भी ज्यादा है, 400 ग्राम है। मतलब अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है।
तो हम ये कहेंगे कि जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये है, इसको बोल सकते हैं हाइपोटोनिक। तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक भी बोलते हैं और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। तो हमेशा जो डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर कंसंट्रेशन कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है? अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऊपर कंसंट्रेशन कम है। तो दोनों के बीच में एक बैरियर, तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी चीज का जो डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है? सॉल्यूशन, राइट? और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमेशा डिफ्यूजन कब होता है? डिफ्यूजन तब होता है जब किन्हीं दो चीजों, दो मीडियम के बीच में कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो। और डिफ्यूजन हमेशा कब होता है? तो डिफ्यूजन के लिए पहली चीज क्या होगी? डिफ्यूजन दैट इज मूवमेंट विल ऑलवेज टेक प्लेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, एक चीज यहां पे और बताऊंगा। एक चीज थोड़ी सी बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। अब देखो यहाँ पर मूवमेंट किस चीज का होगा? वाटर का होगा। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कम है। ठीक है? तो यहाँ पर जहां पे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, वहां पे कम वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ होगा। ठीक है? तो वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना? लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, किसका? वाटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है? तो डिफ्यूजन हमेशा होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मैं एक चीज यहाँ पे, चलो ठीक है, कोई नहीं। और दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है ना? इसके लिए हमेशा किसी भी चीज के डिफ्यूजन के लिए पहली बात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो देखो, अगर हम यहां बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्वेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है? अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे, तो सॉल्यूशन के टर्म में जब हम बात करेंगे, तो सॉल्वेंट के टर्म में सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर। तो जब हम सॉल्वेंट के टर्म में वर्क करते हैं, तो हमेशा कैसे होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है? अगर हम सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे, तो हमेशा मूवमेंट कैसा होगा? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताइए? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया कि सॉल्यूशन के टर्म्स में अलग हम लोग बोलेंगे और सॉल्वेंट के टर्म में हम लोग अलग बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताइए, पूछिए, अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगता है। ठीक है, अगर नहीं लगता है, तो ये जो मैं नोट करवा रहा हूं, बस इसको नोट करते आइए, बाकी आपको नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। बैक स्लाइड लगाइए, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीन यस सर, बैक स्लाइड लगाइए। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, बस ये फर्स्ट स्लाइड है ना, ये तो। क्या कह रहा हूं मैं, समझ नहीं पा रहा हूं। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, राइट, डन। अब देखिए एक चीज और, यहां पर अभी क्या है कि अभी तो हमने बात की डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन तो एक नॉर्मल चीज है। ठीक है? अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन में दो चीजों के बीच में कोई बैरियर नहीं होता। देखो, जैसे डिफ्यूजन में क्या है कि यहां पर दो चेंबर हैं, यहां पर हाई वाटर
या हाई वाटर छोड़ दो, किसी भी चीज़ का, गैस का मान लो, ठीक है ना? यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज़्यादा पास-पास में, हाई कंसंट्रेशन में, बहुत पास-पास मॉलिक्यूल है, ठीक है? हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या है? लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर-दूर है, ठीक है? आपने क्या किया कि दोनों के बीच में एक होल कर दिया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या किया? दोनों के बीच में छेद कर दिया। तो जैसे आपने छेद किया, तो जो गैसेज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे। कहाँ से मूव करना शुरू करेंगे? हमेशा इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। कब तक मूव कर रहेंगे? जब तक कि दोनों के बीच में मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, और दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होने को हम लोग बोलेंगे, दिस इज़ इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाएगी और यहाँ पे कोई एटीपी नहीं चाहिए। दोनों के बीच में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि बीच में कोई बैरियर नहीं है। क्लियर? अब देखो, अब ऑस्मोसिस क्या है? तो देखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 चैम्बर है ना? और दोनों के बीच में एक वॉल है, ठीक है? अब दोनों के बीच में यहाँ पे वॉल है। ये जो दोनों के बीच में वॉल है, इस वॉल को हम कहते क्या हैं? मान लेते हैं ये वॉल है, इस वॉल को हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ रखा होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसकी खास बात क्या होती है? इट अलाउ मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे जैसे वाटर, ठीक है? तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने देगी, ठीक है? अब यहाँ पर ये सेल ए है और ये सेल बी है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर सेल ए में 1000 ml वाटर था, H2O था, और यहाँ पर 500 ml H2O था। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करना शुरू करेंगे इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों ही तरफ, इधर पे 750 ml और इधर पे भी 750 ml, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा, उसके बाद मूवमेंट हो जाए रुक जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये मूवमेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पर नीचे की तरफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन, यहाँ मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि 400 ग्राम है और यहाँ पर वो 200 ग्राम है, ठीक है? यहाँ पे सॉल्ट के मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस नहीं कर पाएँगे। तो अब देखिए, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब देखो कंसंट्रेशन अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक। क्या हाइपरटोनिक? सॉल्यूशन, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, सॉरी उल्टा हो गया। क्या लगा? यहाँ पे 400, यहाँ 200। वही एग्जांपल लेता हूँ, 200 ग्राम, 400 ग्राम। हाँ, तो यहाँ पे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब ये है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या? सॉल्यूशन।
और ये क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो माने क्या होता है? लेस कंसंट्रेटेड। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसे बोलेंगे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना? और इसे क्या बोलेंगे? हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? तो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में भी किसी भी तरह की एटीपी खर्च नहीं होती है, मतलब कि इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव, है ना? तो मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये ऑस्मोसिस है। ये प्रोसेस हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की खास बात क्या होगी? ऑस्मोसिस हमेशा होता है, इट विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, ठीक है? और किसका मूवमेंट होगा? वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? हम ये कह सकते हैं कि वाटर या सॉल्वेंट सॉल्वेंट अब देखो, सॉल्वेंट का अमाउंट यहां ज्यादा है, यहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट की तरफ मूव करता है। तो सॉल्वेंट जहाँ हाई कंसंट्रेशन पे होगा, उधर से जिस तरफ सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में होगा, तो वाटर यहाँ पे 1000 एमएल है, यहाँ 500 एमएल है, इसलिए सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन के टर्म्स में, तो बात ये होगी कि हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तीसरी खास बात यहां पर भी क्या चाहिए? ये कैसा है? इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव, है ना? नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, किसी भी तरह की एटीपी की रिक्वायरमेंट। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो यहाँ पे नंबर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पैसिव टाइप का है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होगा। बिना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूवमेंट नहीं। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो ऑस्मोसिस में? बोलिए भाई, एनी डाउट? हाँ ना, कुछ भैया देखो बताते रहो। विभूति क्लियर है? तोयबा, यस बादशाह, सबको क्लियर है? यस सर, ठीक, डन। ठीक है। आप बताते रहिए, क्योंकि आपके ना बोलने का मतलब मैं हाँ समझूंगा कि भाई क्लियर है आपको। आपकी साइलेंट यस है ना? तो बताते रहिए, कहीं पे नहीं समझ में आए। और ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, इसको लिखते रहिए। बाकी जो रिटन में जो मैं बोल के लिखाऊंगा, वो चीज समझाइए, वही बोल के लिखाऊंगा। वो चीज तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगी, लेकिन ये नोट करते रहिए जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखते जा रहा है। ठीक है? पॉइंट्स बुलेट्स के फॉर्म में नोट करते हैं। डन सर। ठीक है। हो गया भाई लोगों? डन? डन सर। ठीक है, चलिए। अब देखो, वेट।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अब देखो ट्रांसपोर्ट में अब आप समझिए कि कितनी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ये बताता हूं। तो पहले मैंने अभी आपको बताया, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि समझिए बात को, मैंने आपको ये बताया कि एक तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना? डिफ्यूजन एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एक और ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, इसमें भी किसी भी तरह की, ये भी कैसा होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना? इसी में, इसमें भी क्या, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, किसी भी तरह के एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, एटीपी नहीं चाहिए, है ना? फिर इसमें होता क्या है, इसमें कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? यहां पे कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होते हैं, ठीक? इन कैरियर प्रोटीन को, जब ये कैरियर प्रोटीन व्हेन दे टेक आयंस, जब ये आयन ले जाते हैं, तो इनको हम पंप बोलते हैं, इन्हीं कैरियर प्रोटीन को। दे आर कॉल्ड पंप व्हेन ट्रांसपोर्ट आयन। तो जब ये आयन को एक जगह से दूसरी जगह, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन, जब ये आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनको हम पंप बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब देखो, दो तरीके होते हैं। ये वैसे ही है, समझिए बात को। अभी क्या है कि हमेशा आ, बस अंदर से खाली है ना? और बाहर बच्चे खड़े हैं। बच्चे अपने आप, बाहर बच्चे बहुत ढेर सारे हैं, बस के अंदर बच्चे नहीं है, बस खाली है। तो बच्चे अंदर, बाहर से बस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब जहां बच्चों के नंबर ज्यादा है, वहां से कम की तरफ जा रहे हैं, वो क्या हो गया? तो वहां पर ये हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो बच्चे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, बच्चों को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया, है ना? इसको हमने क्या बोला कि ये भाई एक तरह से दिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा क्या हुआ कि एक गेट लगा है छोटा सा, मतलब कि कोई भी 4 फीट से ज्यादा हाइट का बच्चा उसके अंदर, मतलब बड़ा बच्चा घुस नहीं सकता है। तो वहां पे क्या हो गया, उस गेट को हमने बोला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, समझिएगा, मैं बात बता रहा हूं किसकी, ऑस्मोसिस की। यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर साइज का ही बच्चा जा सकता है, उससे बड़ा बच्चा नहीं जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्या, ऑस्मोसिस। यहां पे भी किसी बच्चे को एनर्जी नहीं चाहिए। तीसरा क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी क्या है, एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहां पर क्या है, गेट में एक गेट कीपर खड़ा है। गेट कीपर हर बच्चे को चेक कर करके अंदर जाने दे रहा है, ठीक है? और गेट कीपर सब बच्चे को अंदर से बाहर जाने दे रहा है, बाहर से अंदर जाने दे रहा है, ठीक है? लेकिन वो किसी बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं दे रहा है। ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पर जो गेट कीपर खड़ा है, उसको हम कैरियर प्रोटीन कहेंगे। तो कैरियर प्रोटीन सिर्फ इशारा कर रहा है और बच्चे जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो किसी से एनर्जी नहीं ले रहा है, ठीक? या बच्चे को हाथ पकड़ के वो अंदर की तरफ, बाहर से बस से हाथ पकड़ के गेट में अंदर की तरफ कर रहा है, लेकिन वो किसी बच्चे से कोई इसका चार्ज नहीं ले रहा, पैसा नहीं ले रहा। तो ये क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमेशा कौन होते हैं, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो अब देखिए, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल, और ये यहां पर देखो क्या है, यहां पर एक इस तरह से, है ना?
ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 प्रोटीन है, इन 2 प्रोटीन में ये गेट है ना, तो इनको हमने बोला चैनल, चैनल, ठीक है? चैनल या गेट। इनमें इन्हीं के बीच में एक कैरियर प्रोटीन होगी। वो कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो इसी को हमने चैनल बोला, इसी को गेट बोला या इसी को हम पंप कह सकते हैं। इनमें एक कैरियर प्रोटीन होती है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी? किसी को पकड़ेगी, है ना? ये कोई भी आयन है, इसको पकड़ेगी और ये कैरियर प्रोटीन इसको गेट के अंदर ले जाएगी, है ना? इस तरह के डिफ्यूजन को इस तरह में अच्छा यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है? लेकिन यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, ठीक है? दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेकिन एनर्जी भी नहीं चाहिए यहाँ पे। नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर हमेशा हाई से विदाउट एक्सपेंडिचर, लेकिन एनर्जी भी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है? और यहाँ पे हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड। और अच्छा फैसिलिटेटेड में हमेशा कैरियर प्रोटीन चाहिए होंगे और चैनल प्रोटीन चाहिए होंगे, ठीक है? इज इट करेक्ट? यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो किस तरह से होता है? सर नोट नहीं किया था अभी। अच्छा नोट नहीं किया था, कर लीजिए, कोई नहीं। मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ कितने टाइप हो सकते डन सर। हैं। इसमें बस एक चीज नोट कर लो, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की नहीं हो सकता, नोट करेंगे। इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन from low to high concentration. It cannot be done from low to high concentration. आप देखो यहां पर क्या होता है, ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं, है ना? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो चैनल प्रोटीन होते हैं, तो यहां पर आप देखिए इसको हम लोग बोलते हैं चैनल प्रोटीन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज कॉल्ड चैनल प्रोटीन। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पंप। ये कैसे हो सकते हैं? ये यूनिपोर्ट हो सकते हैं। यूनिपोर्ट में क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट सिंगल आयन और मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल, ये किसी भी पर्टिकुलर आयन या मॉलिक्यूल को, एक ही आयन या मॉलिक्यूल को ले जाते हैं। को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट मोर देन वन आयन, ठीक है? तो ये एक से ज्यादा आयन या मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट मोर देन वन आयन और मॉलिक्यूल, इसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। को ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो सकता है। एक सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट में क्या होता है कि दोनों ही आयन या दोनों ही एटम, दे विल बी इन सेम डायरेक्शन, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इन सेम डायरेक्शन, है ना? तो एक आएगा तो उसके साथ दूसरा भी चला आएगा, ठीक है? जैसे कि अगर सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम के साथ ग्लूकोज भी इसी के साथ चिपका हुआ चला आएगा, दैट इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट, है ना? जिसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि एक होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होगा कि एक अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। जैसे हमने एक पढ़ा था, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट आयन HCO3, याद आया? बाइकार्बोनेट आयन अगर अंदर जाएंगे तो क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे। इसको हमने क्या, ये क्या था? एक तरह का एंटीपोर्ट था। सोडियम पोटेशियम पंप एक तरह का एंटीपोर्ट था। क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भाई। डन सर।
ले लिया? तोइबा समझ आ रहा है ना? विभूति समझ आ रहा है ना भाई? ठीक है, जिसको जहां पे नहीं समझ में आया मुझे बता दिएगा, ठीक है ना? तो यस सर। ओके, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, कैरियर प्रोटीन क्या होती है? इन्हीं पंप के अंदर वो प्रोटीन होती हैं जो ट्रांसफर करने का काम करती है, उनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना? और एक और बात, जब यही कैरियर प्रोटीन जो होती हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो जब वो कैरियर प्रोटीन वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, तो इस तरह के हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एक्वापोरिन्स, है ना? एक्वापोरिन्स। तो एक्वापोरिन्स क्या है? दे आर टाइप ऑफ गेटवे प्रोटीन, चैनल प्रोटीन और पंप which transport water. ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा को ट्रांसपोर्ट इनटू पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैंने बता दिया, है ना? अब देखो, अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक इसी तरह की चैनल प्रोटीन यूज होती है और एक बच्चा गेट के बस के अंदर जा रहा है, लेकिन वो प्राइवेट बस है, उसको क्या है कि पैसे देने पड़ेंगे, तो अंदर एंट्री में उसको पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूं एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जा रही हैं, मूव कर रही हैं। एक तो पहला डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन में किसी भी तरह के किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस जैसे होता है, ठीक है। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? ये चैनल प्रोटीन होगी और इसी में बीच में क्या होगा? कैरियर प्रोटीन होगी। लेकिन यहां पर भी किसी भी तरह की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? कई बारी इन जनरल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कैसे होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के? क्या मतलब हुआ? मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन, है ना? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिनरल्स इन प्लांट, है ना? मिनरल्स इन प्लांट क्या मतलब हुआ? प्लांट के अंदर मिट्टी से ज्यादा, सॉइल से ज्यादा मिनरल ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्लांट को क्या चाहिए? इसको मिनरल चाहिए, है ना? इसको मिनरल चाहिए, तो क्या करेगी ये? एनर्जी खर्च करेगा। एनर्जी खर्च करके ये मिनरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले लेगा। इसमें एटीपी खर्च होते हैं। यहां पर भी चैनल प्रोटीन होती है। अब देखिए, जब एटीपी खर्च होगी तो ये चैनल ओपन हो जाएगा और ये प्रोटीन अंदर आ जाएगी, और फिर दूसरी तरफ इधर चैनल, पहले इधर चैनल ओपन होगा, प्रोटीन अंदर आई, फिर इधर चैनल बंद हो जाएगा, इसके बाद फिर चैनल इधर खुल जाएगा और ये प्रोटीन्स या कोई भी पार्टिकल अंदर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा और हमेशा चैनल्स आर रिक्वायर्ड, चैनल के थ्रू होगा। क्लियर? बताएं। और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक बार और बताओ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि पैसिव पैसिव एक बार फिर से बता दें। यस सर। और पैसिव तो सिंपल है, पैसिव तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होगा, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। हाई कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अगर बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन हो रहा है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो हम बोलेंगे ऑस्मोसिस हो रहा है। और अगर ये किसी चैनल प्रोटीन के थ्रू हो रहा है तो हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है।
ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक चैनल चाहिए होगा और दूसरा क्या, कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा, दैट्स इट। ठीक भाई। यस सर, डन सर। ठीक, अब देखिए मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है ना। अब वाटर पोटेंशियल बताना है, ऑस्मोसिस में बता चुका हूं, प्लाज्मोलिसिस और बता देता हूं पहले, फिर वाटर पोटेंशियल। देखो प्लाज्मोलिसिस, एक मिनट मैं आपको प्लाज्मोलिसिस और समझाता हूं, है ना, फिर आपको समझाऊंगा वाटर पोटेंशियल क्या होता है। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। तो देखो नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। अब प्लाज्मोलिसिस होती क्या है, देखिए पहले जो सेल है ये एक नॉर्मल सेल है ना। नॉर्मल सेल में आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल में ये इसका वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल, है ना। और ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, और ये सेल वॉल है, ठीक है। और ये रही इसकी न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए क्या होता है जब प्लाज्मोलिसिस होती है तो यहाँ पर वाटर बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये कब होता है, जब हम बाहर की तरफ एक ऐसा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रख देते हैं तो बाहर की तरफ क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो बाहर की तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब जब बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अंदर से बाहर जब वाटर निकलने लगेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो गई। सेल का जो ये वैक्यूल होगा, वैक्यूल से वाटर पहले निकलेगा बाहर, है ना, ठीक है। तो वैक्यूल से वाटर बाहर की तरफ निकलने लगेगी। इस कंडीशन में सेल सिकुड़ने लगेगी, है ना। तो जब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिड कंडीशन, ठीक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सेल का सिकुड़ जाना, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो फ्लैसिड कंडीशन में हो जाएगी, दिस इज नॉर्मल प्लाज्मोलिसिस, है ना। तो सेल शोइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखो, तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। जैसे कि किसी भी ग्रेप को, है ना, कोई अंगूर हम लेते हैं और उस ग्रेप को हम लोग डाल देते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है। हम देखेंगे कि ग्रेप थोड़ी देर बाद पिचक जाएगा क्योंकि ग्रेप में प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी और उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो ग्रेप के अंदर का जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और हम आप इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई जो ग्रेप था उसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था और बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, इसीलिए ग्रेप के अंदर का पानी निकल करके बाहर आ गया और हम इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे, है ना। अब दूसरी चीज आइए कि तो सेल्फ फ्लैसिड हो जाएगी। इसके बाद आते हैं अगली स्टेज, जब और वाटर बाहर निकल आएगा
तो सेल यहां पर क्या होगा, कॉर्नर पे, कॉर्नर्स पे, है ना। तो कॉर्नर पे सेल अपना वो छोड़ देगी, क्या, कॉर्नर वाला स्पेस, प्रोटोप्लाज्म जो होगा ये सेल को कॉर्नर से छोड़ना स्टार्ट कर देगा। दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड, दिस, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। तो पहले क्या हुई, नॉर्मल प्लाज्मोलिसिस, ये क्या थी, टर्जिट सेल थी, नॉर्मल सेल। तो पहली स्टेज टर्जिट सेल, फर्स्ट ए। बी क्या है, प्लाज्मोलिसिस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस क्या होगी, एट कॉर्नर्स प्रोटोप्लाज्म will leave cell wall, है ना। अब यहां पर क्या होगी, बिल्कुल आप देखो यहां पर और ज्यादा जब पानी बाहर निकल आएगा तो देखो वैक्यूल यहां पर छोटी हो रही है और यहां पर वैक्यूल पूरी का पूरा वैक्यूल से पानी निकल आएगा। अब यहां पे क्या होगी, एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट, एक दो पॉइंट को छोड़ करके यहां पर अगली स्टेज में प्रोटोप्लाज्म विथड्रॉ फ्रॉम सेल वॉल, तो सेल वॉल से विड्रॉ कर लेगा और यहां पर क्या होगा, प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहां पे भर जाएगा। और हम इसे क्या बोलेंगे, इस स्टेज को, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होगी, दिस विल बी कॉल्ड एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के तुरंत बाद अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो ये रिवर्स हो सकती है, वरना ये रिवर्स नहीं होगी। क्लियर है। Yes, sir. Am I clear? Is it clear to you? Yes, sir. Just wait one second. क्लियर भाई, बताइए भाई। Yes, sir. पक्का सबको क्लियर है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तोइबा, विभूति, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो वो करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं फिर इसको रिमूव करूं यहां से, हटाऊं। Done, sir. ठीक है चलिए, ओके ठीक। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्या होता है ना कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो जो मैं लिखता हूं ना वो दोबारा से लिखना पड़ेगा, वो सेव नहीं होता है, ठीक है। वो आपके वीडियो में सिर्फ सेव होता है, मतलब यहाँ पे नहीं सेव होगा मेरे कंप्यूटर। तो इसलिए जब मैं पूछूं, अगर आपने ना लिखा हो तो आप बता दीजिए करिएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये तो हो गई हमारी प्लाज्मोलिसिस वाली पार्ट, है ना, राइट। एक और बात, ये है कैसे, ठीक है। वाटर पोटेंशियल पढ़ाना है, वाटर पोटेंशियल, देखो वाटर पोटेंशियल पढ़ाने से पहले एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट आई विल टेल यू। कुछ और टर्म से समझिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आपको पहले समझा दूं फिर देखिए। देखो क्या होता है कि सेल के अंदर जब वाटर एंटर करता है ना, तो सेल के अंदर वाटर एंटर करना, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, सेल के अंदर वाटर एंटर करता है। जब सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो अंदर की तरफ एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ना। क्यों, क्योंकि वाटर हाई कंसंट्रेशन से या हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पर इस सेल की इस दीवार में जो प्रेशर लग रहा है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर imparted by molecule when water move from water move from its
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, जब वाटर अंदर भर गया तो अब क्या होगा, वाटर क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ, हमने एक बलून के अंदर हवा भरी, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमारे मुंह और बलून के बीच में जो प्रेशर है, हमारे लिप्स में जो प्रेशर है, उसको मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। अब हवा अंदर जाने के बाद बलून के अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगा रही है, वैसे ही वाटर अंदर जाने के बाद सेल की दीवार के अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगा रही है, उसको हम टर्गर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन जब सेल बाहर की तरफ फैलेगी तो सेल वॉल अंदर की तरफ उसको प्रेशर लगाएगी। सेल वॉल जो अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे वॉल प्रेशर। तो वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगता है। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। ये दोनों प्रेशर, जितना अंदर से टीपी लगेगा उतना ही बाहर से वॉल प्रेशर लगेगा। ये अंदर वैक्यूल हो गई और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर, टारगर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। क्लियर है? टीपी, डब्ल्यूपी एंड ओपी। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मोलिसिस मैंने आपको बता दिया है ना, और प्लाज्मोलिसिस रिवर्स हो सकती है अगर तुरंत के तुरंत उसको रख दिया जाए, है ना। अब देखो एक और चीज पढ़ते हैं, वाटर पोटेंशियल क्या चीज होती है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखता हूं कोई डायग्राम है क्या। देखो अब हम पहले अभी तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टर्म्स में पढ़ रहे थे, आप थोड़ा सा देखते हैं वाटर पोटेंशियल, हम लोग थोड़ी सी एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं। वाटर पोटेंशियल ऐसे समझाना पड़ेगा लगता है। देखो अभी क्या होता है, ये आप देखेंगे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये जो डायग्राम में आपको दिख रही है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, जो ब्लू कलर की। तो जो वाटर 7 बजे क्लास से थोड़ा रेस्ट मिलता, अच्छा, ओके। तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। हम्म। सर पढ़ा दो, क्या क्या, सर पढ़ा दो फिर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर, क्या करोगे। हेलो, हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन सबकी कन्वीनियंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यू ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस,
और आपका कन्वीनियंस आप सबका मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना? इसीलिए वरना तो टाइम अपन डिस्कस कर देते, पढ़ा देते। अ, कल मैं स्कूल जाऊँगा। ये तो स्कूल का एक फिक्स टाइम है ना, किस टाइम पे जाते हो भई? 1 पीएम वापस आते हो ना, या 1 पीएम पे जाते हो स्कूल? 1 बजे जाते हो और वापस कितने बजे आते हो? 5 पीएम। ओके। तो तुम निष्कर्ष जी से बात करके एक बैच मैं ड्रॉपर वाला पढ़ाता हूँ, वो क्यों नहीं जॉइन करते भाई? हुँ? वो बैच जॉइन करो करो सुबह, सुबह टाइम पे। उसमें प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ। बेकायदे से आना चाहिए इस बैच पे। किस टाइम पे? अरे उनसे बात करना, ड्रॉपर बैच किस टाइम पे होता है? ड्रॉपर बैच मैं पढ़ाता हूँ सुबह के टाइम पे कितने बजे? इट्स 8:30 मॉर्निंग, है ना? एक बारी बात करो उनसे। मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बोला हुआ था, तुमने बात नहीं किया। मैंने तुमको लास्ट टू लास्ट टाइम बोला था 2-3 बार पहले, सुबह बजे आया करो, है ना? सुबह वाले क्लास में आया करो।